तो बच्चों वेलकम बैक टू सेमिनरी क्लासेस। तो आपके लिए जो है मैं आपके एग्ज़ाम के लिए, जैसा कि आपका 20 तारीख को साइंस का एग्ज़ाम है, तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। आपके लिए जो है वन शॉट वीडियो केमिस्ट्री का आ गया है। तो बारी बारी से जो मैं आपको जो है पूरा केमिस्ट्री को जो है रिवाइज़ कराऊंगा और साथ ही साथ मैं बताता चलूँगा कि किस तरह के क्वेश्चंस जो है इस टॉपिक से बन सकते हैं, यानी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे ठीक है, केमिकल रिएक्शन। पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का, केमिकल रिएक्शन। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप केमिस्ट्री में देखें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका केमिकल रिएक्शन, क्योंकि अपने आप में एक चैप्टर है और इसका यूज़ बाकी दूसरे चैप्टर्स में भी होता है, ठीक है ना। तो ध्यान से इसको समझना है। सबसे पहले समझेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होता है। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, न्यू सब्सटेंसेस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। मतलब कुछ नया बनेगा, नई खूबियों के साथ बनेगा। उस प्रोसेस को कहेंगे केमिकल रिएक्शन, यानी न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन जैसे फॉर एग्जांपल आम का पकना, रिपनिंग ऑफ मैंगो, तो कुछ नया चीज़ नई प्रॉपर्टीज के साथ बन गया। कुकिंग ऑफ फूड, खाने का बनना, नया सब्सटेंस नई प्रॉपर्टीज के साथ बन गया, ठीक है ना। जैसे आपने 9 में पढ़ा होगा फिजिकल और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में इसमें कुछ नया चीज़ नहीं बनता और केमिकल चेंज में तो क्या होता है, कुछ नया बनता है। अगर हम अपने आप को देखें तो अगर हम किसी इंसान को देख रहे हैं तो उसका कलर हो गया, उसका हाइट हो गया, उसका जो अपीयरेंस है, जो दिख रहा है वो क्या है, फिजिकल है। लेकिन अंदर से उसके अंदर जो चेंज हुआ, ठीक है ना, जैसे कोई छोरा से छोरी हो गया तो ये क्या हुआ, अंदर केमिकली चेंज, केमिकल का लोचा हुआ, हार्मोन्स में चेंज हुआ, तो दिस इज कॉल्ड केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज में क्या होता है, कुछ नया चीज़, न्यू सब्सटेंस न्यू प्रॉपर्टी के साथ नहीं बनेगा। लेकिन केमिकल चेंज जो होता है दैट इज केमिकल रिएक्शन, उसमें कुछ नया सब्सटेंस न्यू प्रॉपर्टीज के साथ बनेगा। ओके, आगे केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक, पुराने बंधन टूटते हैं एंड न्यू बॉन्ड फॉर्म, नया बॉन्ड बनता है, न्यू बॉन्ड फॉर्म। ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड फॉर्म, पुराना टूटेगा और नया बनेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे भैया की शादी हो गई तो पुराने बंधन टूट गए और नए बंधन बन गए। फील कर पा रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब केमिकल रिएक्शन जब भी होता है तो उसमें एक लॉ हमेशा लागू होता है, इसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसमें क्या होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट का मास है, रिएक्टेंट मतलब जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर वाटर बना, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या हो, रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया, उसे कहते हैं रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास, प्रोडक्ट मतलब जो रिएक्शन होने के बाद जो नया सब्सटेंस हमको मिलेगा, द सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, इससे कहते हैं प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, तो ये जो इसका मास होगा ना बायां पट्टी वाला रिएक्टेंट का, उसका जो टोटल मास आएगा और ये जो प्रोडक्ट होगा उसका मास, दोनों आपस में बराबर होगा। ये हमेशा होगा केमिकल रिएक्शन में। यही कहलाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कभी भी केमिकल रिएक्शन होगा तो मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट ऑलवेज क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। सवाल आता है कि व्हाई वी बैलेंस केमिकल इक्वेशन, हम लोग केमिकल इक्वेशन को क्यों बैलेंस करेंगे। तो यहाँ देखेंगे इसका जवाब, टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी इससे पहले जो भी पढ़ा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास बराबर होता है, उसी लॉ को वेरीफाई करने के लिए हम लोग केमिकल रिएक्शन को, यानी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है व्हाई वी बैलेंस केमिकल इक्वेशन, व्हाई वी बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो आपको क्या लिखना है, we balance the chemical equation to verify the law of conservation of mass। और law of conservation of mass को भी आप explain कर सकते हैं, ठीक है ना। इस एग्जाम्पल जैसे देखेंगे, अभी हम लोगों ने वाटर का देखा, तो जब ये वाटर में क्या था, बैलेंस था। बैलेंस का मतलब समझते हैं, बैलेंस मतलब होता है कि रिएक्टेंट के नंबर ऑफ एटम और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, हर एक एलिमेंट के। जैसे यहाँ देखेंगे 2 दूनी 4 हाइड्रोजन है, इधर भी 2 दूनी 4 हाइड्रोजन है, तो इधर 4 हाइड्रोजन और इधर भी 4 हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ देखेंगे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ कितना है, 2 पीस ऑक्सीजन है, और यहाँ भी देखेंगे तो कितना है, 2 गुने 1, 2 पीस ऑक्सीजन है। तो लेफ्ट में यानी रिएक्टेंट के नंबर ऑफ एटम और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम आपस में इक्वल है, ठीक है। इसकी वजह से मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट सेम आया था, 36-36 याद होगा, पिछले एग्जाम्पल में देखा था। इसी में अगर हम देखें दोनों को बैलेंस नहीं करते, यानी नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर नहीं है, तब क्या होगा। तो देखिए 2 हाइड्रोजन है तो 2 मास हो गया, 2 ऑक्सीजन है तो 2 गुने 16 यानी 32, 32 और 2 34 ग्राम। प्रोडक्ट में देखते हैं, 2 ऑक्सीजन
प्लस 16 एक ऑक्सीजन, तो यानी 18। देख रहे रिएक्टेंट का मास कुछ और आ रहा है, प्रोडक्ट का कुछ आ रहा है। क्यों आ रहा है? बिकॉज इट इज अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो ये बैलेंस नहीं है, इसीलिए हम लोग बैलेंस करते हैं ताकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास बराबर आए, मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट इक्वल आए। तो आई होप आपको ये सवाल का जवाब जो है समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हम लोग समझते हैं, यानी जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो कुछ चेंजेस आपको दिखेगा, उसको देख के हम लोग बता सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है। यानी केमिकल रिएक्शन को बताने के लिए कुछ इंडिकेशन होता है विच जिसे हम लोग ऑब्जर्व करके बता सकते हैं कि वेदर द केमिकल रिएक्शन कैन अकर और नॉट। पहला इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस कब बनना है, यानी कभी भी रिएक्शन में गैस बनेगा मतलब कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ देखेंगे मेटल जब एसिड से रिएक्ट करता है तो मेटल का सॉल्ट बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, जो कि बर्निंग मैचस्टिक अगर उसके नजदीक ले जाएंगे तो पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा हमारा। अगला है चेंज इन कलर, कलर में अगर चेंज हो रहा है तो चेंज इन कलर भी इंडिकेशन है केमिकल रिएक्शन का। जैसे लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट करेंगे तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, लेड का आयोडाइड बनेगा प्लस पोटेशियम का नाइट्रेट बनेगा। तो यहाँ पे देखेंगे लेड का जो है नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट किया है, जो बाहर वाला को बाहर वाले से मिलाएंगे लेड का आयोडाइड बन जाएगा, और अंदर वाले को अंदर वाले से पोटेशियम का नाइट्रेट बनेगा। तो ये जो लेड आयोडाइड होता है येलो कलर का होता है, ये कलरलेस था पोटेशियम लेड नाइट्रेट और बना लेड का आयोडाइड, ये येलो हो गया। ये एक तरह से पीपीटी भी होता है, यहाँ कलर चेंज हो रहा है, देख रहे हैं कलर चेंज हो गया कलरलेस से येलो, तो ये इंडिकेशन है केमिकल रिएक्शन का। अगला है आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, यानी अगर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है, जिस रिएक्शन में पीपीटी बनता है प्रेसिपिटेट बनता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे AgNO3 NaCl सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड से रिएक्ट कर रहा है, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है ये प्रेसिपिटेशन वाला। तो बाहर वाले को बाहर वाले से मिलाएंगे, Ag को Cl से, तो AgCl Na और Na3 में NaNO3 आपस में मिल गया। AgCl व्हाइट कलर का पीपीटी होता है, कैसा कलर का? व्हाइट कलर का, इसको याद रखना। और जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनेगा उसको कहेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेट क्या होता है? एक सॉलिड इनसॉल्युबल प्रोडक्ट होता है, ऐसा प्रोडक्ट जो सॉलिड फॉर्म में होता है और रिएक्शन में घुलता नहीं, सॉल्युबल नहीं होता है। ठीक है, इसको दिखाने का तरीका होता है ऐसे डाउनवर्ड एरो से दिखाते हैं, याद रखना। चेंज इन टेम्परेचर, अगर किसी रिएक्शन में टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो ये भी इंडिकेशन है केमिकल रिएक्शन का। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड लाइम, इसको क्विक लाइम भी बोलते हैं, जो वाटर से रिएक्ट करेंगे चूना तो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड यानी स्लेग लाइम बनेगा। क्या बनेगा? स्लेग लाइम बनेगा। और हीट रिलीज होता है, क्या रिलीज होता है? हीट रिलीज होता है। तो हीट जब रिलीज होगा मतलब टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो ये रिएक्शन एकदम चेंज इन टेम्परेचर को बता रहा है, यानी ये भी केमिकल रिएक्शन का एक कैरेक्टरिस्टिक से इंडिकेशन है। अगला और आखिर क्या है? चेंज इन स्टेट, अगर स्टेट में चेंजिंग आ रहा है तो ये भी एक इंडिकेशन है केमिकल रिएक्शन का। जैसे पेट्रोल को जलाते हैं तो लिक्विड फॉर्म में होता है, उस गैस वेपर फॉर्म में चेंज आता है, तो चेंज इन स्टेट हुआ है मतलब ये क्या है? केमिकल रिएक्शन होता है। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसको देख के हम लोग बताएंगे केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो चलिए जो जो इंपॉर्टेंट आपके लिए एग्जाम के लिए रिलेवेंट है उसी का हम लोग बात करेंगे। तो पहला टाइप्स आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? इसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है। क्या बनाता है? सिंगल प्रोडक्ट, यानी दो या दो से ज़्यादा मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके वाटर बना रहा था, यहाँ दो एलिमेंट कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बना रहा है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ भी दो एलिमेंट कंबाइन करके बना रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलके कैल्शियम कार्बन बना, यहाँ पे दोनों क्या है? कंपाउंड मिलके एक प्रोडक्ट बना रहा है। तो यहाँ दो एलिमेंट भी हो सकता है, दो कंपाउंड भी मिलके प्रोडक्ट बना सकते हैं, या फिर एक कंपाउंड और एक एलिमेंट हो, जैसे SO2 और O2 सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन हो रहा है ना, एलिमेंट रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन, इसका जस्ट उल्टा, इसमें जुड़ के एक सिंगल बना रहा है, यहाँ पे टूट के एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में टूटता है, यानी एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में टूटता है। वही लिखा, सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर प्रोडक्ट बाय अप्लाइंग सम एनर्जी। ठीक है, बाय अप्लाइंग सम एनर्जी। जैसे यहाँ पे ए कोई रिएक्टेंट है, उसको एनर्जी दिया गया। अब एनर्जी कई तरह से देख सकते हैं, आगे देखेंगे। तो बना B और C प्रोडक्ट। तो दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो जाएगा एक सिंगल रिएक्टेंट बाय अप्लाइंग सम एनर्जी। अब डिपेंडिंग ऑन द एनर्जी, तो तीन तरह का जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। अगर हम हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, क्या सप्लाई कर रहे हैं? हीट एनर्जी, तो उसको कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर हम लोग लाइट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, क्या सप्लाई कर रहे हैं? लाइट एनर्जी की मदद से हम लोग ब्रेक डाउन कर रहे हैं, जनरली सनलाइट वगैरह का यूज़ करते हैं, तो फोटो डिकम्पोजिशन होगा। और अगर हम लोग जो है इलेक्ट्रिक करंट यानी करंट देके हम लोग जो है ब्रेक डाउन कर रहे हैं, डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, तो उसे कहेंगे इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बारी बारी से हम लोग तीनों का एग्जाम्पल देखेंगे, इससे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
तो चलिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन का कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है थर्मल का। जब कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है, क्या किया था, हीट किया, तो टूटता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। दूसरा है जब आयरन सल्फेट को FeSO4 को जब हीट करते हैं तो क्या होता है, तो ये आपको पता है FeSO4 ग्रीन विट्रियोल में आता है, जब इसमें 7H2 ऐड होता है तो ये ग्रीन कलर जो है चेंज हो जाता है किसमें, ब्राउन कलर में, Fe2O3 में। और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड दो कलरलेस गैस बनते हैं, दोनों क्या है, कलरलेस गैस है, आपको याद रखना है। ये आपको 2024 में पूछा गया है, तो इसीलिए ध्यान से याद रखना है CBSE में। अगला रिएक्शन ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। इस तरह से भी क्वेश्चन आपको घुमा सकते हैं कि व्हाइट कलर का कंपाउंड है, उसको हम लोग डिकम्पोज करते हैं तो एक येलो कलर का उसमें रेसिड्यू बनता है और एक ब्राउन कलर का गैस बनता है और एक कलरलेस गैस बनता है। तो रिएक्शन को लिखिए बैलेंस करके, समझ में आ रहा है। तो यही वो रिएक्शन, इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। तो लेड नाइट्रेट आपका व्हाइट कलर का होता है क्रिस्टल, ठीक है। इसको जब हीट करते हैं तो लेड का ऑक्साइड बनता है जो कि येलो कलर का होता है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड जो कि ब्राउन कलर का होता है, और कलरलेस गैस दैट इज ऑक्सीजन गैस बनता है, और ये बैलेंस फॉर्म में भी रहता है। इस तरह का रिएक्शन को आपको बैलेंसिंग करने के लिए भी दे सकता है, ठीक है। तो याद रखना है आपका इसका रेशियो क्या है, 2:4, 2:4, ठीक है। नेक्स्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये 2024 में आपको पूछा गया है कि सिल्वर क्लोराइड को ऐसे दिया हुआ था, सिल्वर क्लोराइड का ये रिएक्शन दे दिया था, बोला क्या कंडीशन होगा इस रिएक्शन को होने के लिए, तो ये एक फोटो डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होगा, ठीक है। और इसका पूछा था टाइप्स, किस तरह का रिएक्शन, तो फोटो डिकम्पोजिशन, एक तरह का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। याद रखना, इसका यूज हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन में वाटर को जब हम लोग करंट पास करेंगे तो इलेक्ट्रोलिसिस होगा, है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस होगा और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में टूट जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखना जितना ऑक्सीजन का जो मोलर रेशियो होता है वो हाइड्रोजन उसका डबल बनता है। इस तरह से पूछ सकता है कि जब वाटर को जब हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो एक जगह जो गैस बनता है, ठीक है ना, एक जगह हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन जनरली पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव किधर बनेगा, निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ बनेगा, यानी किधर बनेगा, कैथोड की तरफ, किधर बनेगा, कैथोड की तरफ। और ऑक्सीजन क्या होता है आपका, निगेटिव होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, निगेटिव, तो ये किधर बनेगा, एनोड की तरफ बनेगा। तो बोलेगा कि वाटर को जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो जो कैथोड पे जो गैस बन रहा है उसका वो जो है डबल बन रहा है, यानी डबल रेशियो में बन रहा है किसके, एनोड पे जो बन रहा है। तो ये पहचान लेना है, क्योंकि इस रिएक्शन में जो हाइड्रोजन का मोलर रेशियो होता है वो ऑक्सीजन का डबल होता है, इस बात को याद रखना है, ठीक है। तो आगे अब हम लोग देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो ध्यान से देखिएगा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, इस रिएक्शन में मोर रिएक्टिव जो मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करता है, मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करता है। ये नॉन मेटल में भी हो सकता है इस तरह का, ठीक है। तो जो ताकतवर होगा वो कमजोर को हटाएगा, ओके जगह पे बैठ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, अब कौन मोर रिएक्टिव है कौन लेस रिएक्टिव, उसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद रखना होगा। तो फिर से बोल रहे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट। तो देखिए ये एक सीरीज है, इसको आपको याद करना है, इसका मैं ट्रिक भी आपको बताऊंगा, एकदम ध्यान से देखना है। तो देखिए सबसे ऊपर आता पोटेशियम, फिर आता सोडियम, फिर आता कैल्शियम, फिर आता मैग्नीशियम, फिर आता एल्यूमिनियम, फिर आता कार्बन, फिर आता जिंक, फिर आता आयरन, फिर आता निकल, फिर आता टिन, फिर आता लेड Pb, फिर आता हाइड्रोजन, फिर उसके नीचे आता है कॉपर, फिर आता सिल्वर Ag, ठीक है, और यहाँ पे गोल्ड आएगा Au, और फिर आता है प्लैटिनम यानी Pt, ठीक है। तो चलिए ध्यान से देखिए इसका ट्रिक क्या है। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अक्यूट जेब्रा, आई मतलब आयरन, नेवर यानी निकेल, टुडे यानी टीन, लाइक हर, सी यू मतलब कॉल, एजी मतलब स्मार्ट सिल्वर, एयू मतलब गोट यानी गोल्ड, पीटी मतलब प्लैटिनम यानी पुअर। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अक्यूट जेब्रा, आई नेवर टुडे लाइक हर कॉल, स्मार्ट गोट पुअर। तो ये ऑर्डर याद रखना है, जैसे जैसे नीचे जाएंगे हम लोग रिएक्टिविटी का जो सीरीज है वो घटता जाएगा, नीचे नीचे जाते जाते लेस रिएक्टिव आपको मेटल मिलेगा, ठीक है। इस पर कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे आयरन और CuSO4 से रिएक्ट कर रहा है तो क्या होगा, आयरन क्या है यहाँ पे देखेंगे, आयरन कहाँ है, आयरन यहाँ है, कॉपर कहाँ है, कॉपर काफ़ी नीचे है, हाइड्रोजन के नीचे है, ठीक है। तो मतलब आयरन जो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो मोर रिएक्टिव जो होगा वो लेस रिएक्टिव उसके सॉल्ट से क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो Fe जो है कॉपर को हटाएगा और कॉपर की जगह पे बैठ जाएगा, तो FeSO4 हो गया, कॉपर बेचारा साइड हो गया, ठीक है। फिर जिंक देखेंगे तो जिंक भी कॉपर से क्या रिएक्टिव है, तो जिंक कॉपर को हटाएगा, जिंक सल्फेट बनेगा, कॉपर बन जाएगा। और रिएक्शन आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कलर चेंजिंग में रिएक्शन Fe जो होता है CuSO4 को जब हटाता है तो CuSO4 का कलर होता है ब्लू, क्या होता है, और FeSO4 जब बनता है तो ग्रीन कलर का होता है। तो इस रिएक्शन में याद रखना है कलर ब्लू से ग्रीन चेंज हो रहा है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो जिंक और कॉपर सल्फेट जब रिएक्ट करेगा तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बनेगा। अब कुछ ये सवाल का जवाब आपको देना है। तो देखिए कॉपर प्लस FeSO4 क्या रिएक्शन होगा? तो देखिए कॉपर क्या आयरन से लेस रिएक्टिव, यहाँ ताकतवर बैठा हुआ कमजोर खड़ा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो रिएक्शन, ठीक है। Ag प्लस CuSO4, तो Ag क्या है? कॉपर से देखेंगे तो कॉपर ऊपर है, सिल्वर नीचे है, मतलब ताकतवर क्या है? बैठा हुआ है, सॉल्ट में है, और कमजोर Ag क्या है? अकेले है, तो खड़ा वो अकेला कमजोर क्या रहेगा? खड़ा ही रहेगा, तो ये भी रिएक्शन नहीं होगा। हाँ इसमें देखेंगे कॉपर प्लस AgNO3, तो ताकतवर क्या है? खड़ा हुआ है, कमजोर का बैठा हुआ, तो मतलब क्या करेगा? ताकतवर खड़ा हुआ बोलेगा हम खड़े रहेंगे, तो ताकतवर क्या करेगा? इसको हटाएगा, तो मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा। तो यानी ये रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? कॉपर का नाइट्रेट बनेगा और प्लस क्या बन जाएगा? सिल्वर बन जाएगा Ag, ठीक है। ये रिएक्शन देंगे कॉपर प्लस HCl, तो कॉपर हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन से क्या होता है? नीचे होता है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो ये भी रिएक्शन नहीं होगा। तो जो भी मेटल हाइड्रोजन से नीचे होता है रिएक्टिविटी सीरीज में, वो मेटल जो है एसिड से जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करेगा, नहीं मतलब नहीं करेगा। चलिए हम लोग और आगे देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अब मैं आपको डबल डिस्प्लेसमेंट बताने वाला हूँ। कौन सा रिएक्शन? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ध्यान से देखिएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? इन दिस रिएक्शन म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस बिटवीन रिएक्टेंट। तो याद रखना क्या होता है? म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार ऑब्जेक्टिव में इससे पूछ लेता है, अभी हम लोग देखेंगे। इन दिस रिएक्शन म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस बिटवीन रिएक्टेंट टू फॉर्म प्रोडक्ट। मतलब ये क्या करता है? इस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होते हैं वो रिएक्टेंट जो अपने आयंस में टूटते हैं और आयंस का जो है फेर बदल होता है, यानी एक रिएक्टेंट का केटायन दूसरे के एनायन से, दूसरे का केटायन पहले के एनायन से, यानी आयंस का म्यूचुअली आपस में क्या होता है? रिएक्टेंट के बीच में एक्सचेंज होता है और ये मिलके जो है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर देखेंगे HCl और NaOH मिलके NaCl और H2O बना है, तो यहाँ HCl टूटा होगा H प्लस और Cl माइनस में, है ना, और NaOH में क्या होगा? NaOH टूटा होगा Na प्लस और OH माइनस में। तो ये जो दोनों रिएक्टेंट HCl और NaOH, HCl का जो केटायन है दैट इज H प्लस और NaOH का एनायन दैट इज OH माइनस, दोनों मिलके H2O बना दिया होगा। उसी तरह जो है HCl में जो Cl माइनस है और Na में जो Na प्लस है वो प्लस माइनस मिलके NaCl बना दिया होगा। तो इस तरह के रिएक्शन को कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी म्यूचुअल एक्सचेंज, आपस में आयंस का क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है। और ये दो तरह का होता है, जनरली तीन तरह का होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ज़्यादा दो तरह का। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होता है ये भी आपका डबल डिस्प्लेसमेंट में आता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं HCl और NaOH मिलके NaCl प्लस वाटर बना, एसिड और बेस मिलके सॉल्ट प्लस वाटर। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन था क्योंकि इसमें एसिड का H प्लस बेस के OH माइनस को न्यूट्रलाइज करके वाटर बनाता है, यानी ठीक है, इसीलिए इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। दूसरा आपका ये रिएक्शन है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ये भी आपका डबल डिस्प्लेसमेंट में आता है और इससे जो आपका जो है 2024 में यानी जो है इसमें क्वेश्चन भी आया, यानी यही क्वेश्चन जो आपका 2024 में पूछा है। यानी रिएक्शन दिया हुआ था, ठीक है ना, और बोल रहा है ये कौन सा रिएक्शन होगा, समझ में आ रहा है। तो ये जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है याद रखना है, BaCl Na2SO4 से मिलके क्या बनेगा? बाहर वाला को एक साथ बेरियम और सल्फेट, बेरियम सल्फेट बनेगा और Na और Cl बनेगा। जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट हो तो आपको क्या करना है? शॉर्टकट बता रहे हैं, अंदर वाले को मिलाइए, अंदर वाला एक साथ, और बाहर वाले को मिलाइए, बाहर वाला एक साथ। तो बेरियम का सल्फेट बन गया जो कि व्हाइट कलर का PPT होता है, इसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं क्योंकि इसमें प्रेसिपिटेट बन रहा है, ठीक है। तो ये आपका रिएक्शन हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक क्वेश्चन और पूछा है आपका 2022 में, क्या पूछा है? इन ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑप्शन ऑब्जेक्टिव है, एक्सचेंज ऑफ एटम टेक्स प्लेस, एटम का एक्सचेंज होता है। बी नंबर, एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस, ठीक है। सी में प्रेसिपिटेशन इस फॉर्म, प्रेसिपिटेट बनता है। डी नंबर, इनसॉल्यूबल सॉल्ट इज प्रोड्यूस। तो आपको बताना है ये मोर देन वन करेक्ट है, यानी ABCD में क्या सही है। तो यहाँ ऑप्शन दिया A नंबर सही है, A में बोल रहा B और D दोनों सही है, B में क्या बोला A और C, यानी A और C होगा, C में बोल रहा सिर्फ C होगा, और D में बोल रहा है B C D तीनों होगा। तो ध्यान से अगर आप देखेंगे तो अभी बताया डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? आयंस का एक्सचेंज होता है, एटम्स का एक्सचेंज नहीं होता। तो पहला तो सही कट्टिस हो गया, यानी कट गया, तो यानी A तो नहीं होगा। B में देखेंगे एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस, तो जहाँ जहाँ B है वहाँ होगा, यानी B तो होगा। तो देखिए B किसमें नहीं है? इसमें नहीं और इसमें नहीं, यानी B और C तो कट गया, तो बचा आपका A और D। तो या तो A होगा या तो D होगा, तो B तो चलिए हो गया। C देखते हैं, प्रेसिपिटेट इस फॉर्म, अभी बताया डबल डिस्प्लेसमेंट प्रेसिपिटेट भी बनता है, तो यानी आपका C भी होगा। तो B और C, चलो B और C, यहाँ C नहीं है मतलब A भी कट गया, तो आंसर आपका D हो जाएगा, B C और D। क्यों? क्योंकि प्रेसिपिटेट को ही हम लोग क्या कहते हैं? इनसॉल्यूबल सॉल्ट।
तो यानी इसी को घुमा के दिया हुआ, इनसॉल्युबल सॉल्ट इज प्रोड्यूस मतलब प्रेसिपिटेट इज प्रोड्यूस। तो इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और रेडॉक्स रिएक्शन देखते हैं। तो चलिए अब रेडॉक्स रिएक्शन देखते हैं। व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन? तो रिडॉक्स में 2 वर्ड है, आर आया है रिडक्शन से और ऑक्स आया है ऑक्सीडेशन से, यानी वैसा केमिकल रिएक्शन इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ होगा। द केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली, दोनों रिएक्शन एक साथ देखा जाएगा, उस रिएक्शन को क्या कहेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। The chemical reaction in which oxidation as well as reduction occur simultaneously। अब ये वर्ड आता है ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन का लॉस होना, हाइड्रोजन चला गया, या फिर गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का गेन होना, हाइड्रोजन का लॉस होना या ऑक्सीजन का गेन होना, ये दोनों प्रोसेस कहलाता है ऑक्सीडेशन। यानी अगर किसी से हाइड्रोजन निकल रहा है या ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो दोनों केस में क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। इसका एक और कंसेप्ट होता है जिसको इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट कहा जाता है। तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑक्सीडेशन क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लॉस होना कहलाता है ऑक्सीडेशन। जैसे फॉर एग्जांपल जनरली मेटल ये करता है, मेटल इलेक्ट्रॉन का लॉस करके मेटल यानी केटाइन बनाता है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है सोडियम में, यानी सोडियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब आते हैं रिडक्शन में। रिडक्शन में क्या होता है? जस्ट अपोजिट है ऑक्सीडेशन का। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन में क्या होता है? हाइड्रोजन का लॉस, ऑक्सीजन का गेन। तो इसमें क्या होगा? ऑक्सीजन का लॉस और हाइड्रोजन का गेन होगा। और इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट भी इसका उल्टा होगा, वहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा तो यहाँ क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जनरली ये आपका नॉन मेटल शो करता है, जैसे क्लोरीन इलेक्ट्रॉन से ऐड होकर क्लोरीन का यानी एनायन बनाता है, तो ये क्या हो रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। अब इसका कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो जैसे देख सकते हैं आयरन का ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम से रिएक्ट कर रहा है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड प्लस आयरन बन रहा है, ये थर्माइट रिएक्शन भी इसको बोलते हैं, आपने मेटल नॉन मेटल में पढ़ा होगा। तो आयरन ऑक्साइड जैसे देखेंगे, पहले आयरन के पास ऑक्सीजन है, बहुत खुश है। जैसे ही देखेंगे यहाँ पे आयरन में क्या हो गया? ऑक्सीजन का लॉस हो गया। तो आयरन ने ऑक्सीजन का लॉस किया, आयरन ऑक्साइड ने लॉस ऑफ ऑक्सीजन किया, तो क्या होगा? इसका रिडक्शन हो जाएगा। जबकि एल्यूमिनियम के पास पहले ऑक्सीजन नहीं था, तो एल्यूमिनियम ने ऑक्सीजन का गेन किया, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन से क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और 2 स्पीशीज का नाम पूछता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको कहेंगे जिसका रिडक्शन होगा, यानी किसी भी अगर क्वेश्चन में पूछे बताओ फाइंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो चेक करना किसका रिडक्शन हो रहा है। किसी क्वेश्चन में पूछे फाइंड रिड्यूसिंग एजेंट, तो चेक करना किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे तो इस क्वेश्चन में देखेंगे, तो आयरन ऑक्साइड ने ऑक्सीजन का लॉस करके आयरन बनाया, तो इसका हुआ रिडक्शन, यानी इसको कौन एजेंट कहेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एल्यूमिनियम ने ऑक्सीजन का गेन किया यानी ऑक्सीडेशन हुआ, तो इसको कौन एजेंट कहेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका 2023 में आया हुआ और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिडॉक्स रिएक्शन का। तो इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, इसलिए इसको रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैग्नीज ऑक्साइड और HCl दोनों रिएक्ट करके MnCl2 प्लस क्लोरीन प्लस वाटर बना रहा। तो चलिए क्या होगा? तो मैग्नीज ऑक्साइड के पास पहले ऑक्सीजन था, लॉस होकर क्लोरीन बचा, यानी ऑक्सीजन का लॉस हुआ, लॉस ऑफ ऑक्सीजन मतलब रिडक्शन हुआ। HCl के पास पहले क्या था? हाइड्रोजन था। अब यहाँ देखेंगे लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो क्या हो गया? ऑक्सीडेशन, क्योंकि लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है तो भी ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है तो भी ऑक्सीडेशन। लेकिन रिडक्शन में उल्टा, लॉस ऑफ हाइड्रोजन और गेन ऑफ ऑक्सीजन का होता है रिडक्शन। यानी लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो या गेन ऑफ ऑक्सीजन हो तो ऑक्सीडेशन होगा, उसका जस्ट उल्टा करेंगे तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो या गेन ऑफ हाइड्रोजन हो तो आपका रिडक्शन हो जाएगा। चलिए तो यहाँ देखेंगे MnO2 जो है रिएक्ट करता है और लॉस ऑफ क्या कर रहा है? ऑक्सीजन, यानी रिडक्शन होगा, तो इसको कौन एजेंट कहेंगे? जिसका रिडक्शन उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसी तरह HCl में देखेंगे तो लॉस ऑफ क्या हुआ? हाइड्रोजन होकर क्लोरीन बना, तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन हुआ मतलब ऑक्सीडेशन होगा, इसको कौन एजेंट कहेंगे? जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। यहाँ देख सकते हैं, जिसका रिडक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन उसको रिड्यूसिंग एजेंट। तो आई होप आपको एक कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे इसका हम लोग कुछ एप्लीकेशन देखते हैं। चलिए एप्लीकेशन में सबसे पहले हम लोग समझते हैं करोजन। करोजन क्या होता है? करोजन क्या होता है? जब देखा होगा आपने, गौर किया होगा, जनरली मोस्टली आपने आयरन में सबसे कॉमन देखा होगा कि जब आयरन को हम लोग खुले में एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं, कुछ समय के बाद जो एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट ऑक्सीजन होता है और मॉइस्चर दैट इज वाटर होता है, इन दोनों से कंबाइन करके जो है एक रेडिश ब्राउन कलर का जो है एक ब्राउन कलर का लेयर चढ़ जाता है। किस पे? आयरन के मेटल के सरफेस के ऊपर। तो ये एक तरह क्या, इसको हम लोग रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रस्ट। तो ये एक एग्जाम्पल है करोजन का। तो इसी तरह से और भी मेटल में ये फिनोमेना दिखता है। तो करोजन क्या होता है? केमिकल प्रोसेस ऑफ ईटिंग ऑफ सरफेस ऑफ मेटल
व्हेन कीप्ड इन एटमॉस्फेयर, तो जब किसी मेटल को एटमॉस्फेयर में रखा है तो उसका सरफेस जो होता है वो केमिकली डिग्रेड हो जाता है, उसका सरफेस जो खा जाता है। क्या कब होता है ऐसा? जब उसको ऑक्सीजन और वाटर दोनों के कांटेक्ट में रखा जाए, यानी एटमॉस्फेयर में रखा जाए, तो ये फिनोमेना दिखता है, जिससे मेटल का जो प्रॉपर्टी वो डिग्रेड हो जाता है, मेटल कमज़ोर हो जाता है, अपना जो स्ट्रेंथ है वो लूज कर देता है। कुछ एग्जाम्पल, 3 बहुत इंपॉर्टेंट, इन तीनों में से कोई भी एक आपसे पूछ सकता है, ठीक है, और किस्मत अच्छा तो दोनों पूछ सकता है, और तीनों बहुत कम चांस है कि तीनों पूछें। तो चलिए देखिए, पहला आयरन का, जब आयरन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, ठीक है, और मॉइस्चर से, मॉइस्चर जो होता है यानी वाटर का अमाउंट फिक्स नहीं होता, इसलिए XH2O लिखा जाता है, ठीक है, ये सब बैलेंस किया हुआ है, तो आपका Fe2O3 और H2O यानी वाटर मिलता है। तो ये जो पूरा कंपाउंड है Fe2O3.XH2, इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? इसे बोलते हैं हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड क्यों बोले? कि उसमें वाटर है। और Fe2O3 को हम लोग बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, ये ब्राउन कलर का होता है। फिर कॉपर का देखें, कॉपर जब CO2, H2 और ऑक्सीजन तीनों से रिएक्ट करता है, एटमॉस्फेयर में तीनों होता है, तो रिएक्ट करता है तो कॉपर का जो रेडिश ब्राउन कलर है वो ग्रीन कलर में चेंज होता है, ग्रीन कलर का लेयर चढ़ जाता है उसके ऊपर, इसको हम लोग मैलाकाइड बोलते हैं, CuCO3 COOH होल ट्वाइस, बेसिक कॉपर कार्बोनेट भी बोलते हैं इसको। तीसरा है आपका सिल्वर का, सिल्वर का जो ग्रे कलर है, जब उसको एटमॉस्फेयर में रखा तो एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से रिएक्ट करके ब्लैक कलर का जो है लेयर उसके ऊपर चढ़ जाता है, इसको Ag2SC, इसको सिल्वर सल्फाइड का कंपाउंड बना लेता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। तो ये आपका हो गया सिल्वर का रस्टिंग। तो ये तीनों जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आपको जो है याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब हम लोग रेंसिडिटी देखते हैं। तो ये आखिरी टॉपिक आपका रेंसिडिटी समझते हैं, ध्यान से देखिएगा क्या होता है रेंसिडिटी। जनरली आपने देखा होगा जब हम लोग गर्मी के समय खास करके जब खाने को हम लोग जो है सब्जी वगैरह जो है या कुछ ऐसा जो है चपाती वगैरह जो है खुले में छोड़ देते हैं, फ्रिज वगैरह में नहीं रखते, होता क्या है कि कुछ समय बाद देखेंगे उसका टेस्ट जो होता है खट्टा हो जाता है। क्या हो जाता है? खट्टा हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? यही होता है रेंसिडिटी। जनरली होता क्या है, जो हम लोग खाना बनाते हैं तो उसमें फैट्स और ऑयल प्रेजेंट होते हैं, और ये फैट्स और ऑयल जो है लंबे समय तक जब उसको एटमॉस्फेयर में रखेंगे तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ऑक्सीडाइज होने के बाद उसका जो टेस्ट और स्मेल है वो चेंज हो जाता है। तो यही कहलाता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी इज द स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल प्रेजेंट इन फूड मटेरियल रिजल्ट इन सम बैड स्मेलिंग कंपाउंड, ठीक है। अब इसको हम लोग रोक कैसे सकते हैं, किस तरह से हम लोग जो है रेंसिडिटी को जो है कम कर सकते हैं? पैकिंग फूड आइटम विथ नाइट्रोजन गैस, यानी नाइट्रोजन गैस को फ्लरिश करके, जैसे चिप्स, कुरकुरे, ले, तुरतुरे वगैरह, इस सब में क्या है नाइट्रोजन गैस डाल सकते हैं। तो ये क्या है, अनरिएक्टिव गैस होता है, तो ये क्या करेगा, प्रिवेंशन करेगा ऑक्सीजन से रिएक्ट करने में और ऑक्सीडेशन नहीं होगा। कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर में रखने से क्या होगा, वो टेम्परेचर को स्लो डाउन रखता है, यानी कम रखता है, जिसके कारण जो ये प्रोसेस है वो स्लोली होगा। तीसरा, कीपिंग फूड अवे फ्रॉम सनलाइट, ये भी सेम है, सनलाइट में रखने से क्या होगा कि ज़्यादा टेम्परेचर मिला तो ये रिएक्शन जो फेवरेबल हो जाएगा उसके लिए, तेज़ी से रिएक्शन होगा, इसीलिए इसको स्लो करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेंसिडिटी को स्लो करने के लिए हम लोग सनलाइट से दूर रखते हैं। और यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट, कुछ केमिकल्स ऐसे आते हैं जो इस प्रोसेस को इसमें डालने से, एंटीऑक्सीडेंट जो कुछ केमिकल्स हैं जिसकी मदद से हम लोग इस प्रोसेस को कम कर सकते हैं, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट एक तरह का रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट, जो क्या करता है वो उस खाने को रिड्यूस कर देगा, तो उसको ऑक्सीडेशन में क्या होगा, समय लगेगा ऑक्सीडाइज होने में, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, BHA शॉर्ट में कहते हैं, ठीक है, याद रखना। क्रोजन का एक छूट गया था कि इस क्रोजन को हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो एक आता है गैल्वेनाइजेशन, यानी जिंक मेटल का लेयर उस पर चढ़ा सकते हैं। दूसरा है ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग, ऑयलिंग और ग्रीसिंग यानी तेल मालिश करके जो है इसको हम लोग क्रोजन से जो है मेटल को बचा सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये आपका ये चैप्टर है पूरा खत्म हो गया।